आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी है वहाँ कर रहे होंगे खूब सारे मज़े, है ना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 5th में पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है चखने से पचने तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 इन पर वीडियोस बना के अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन अध्यायों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन अध्यायों पर बने वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस अध्याय में जो पैराग्राफ हमें पढ़ना है, समझना है, उसका शीर्षक है स्वाद ही स्वाद। तो चलिए शुरू करते हैं। और भाई मैं तो आपको बता दूं कि ये जो अध्याय है ना, ये चखने पे निर्भर है, यानी टेस्ट करने पर और पचने तक खाने के। तो इसमें तो मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है ना। आपको भी स्वादिष्ट खाना तो बहुत पसंद होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हमें झुम्पा के बारे में बताया है। क्या है, चलिए जानते हैं। तो ऐसा है कि झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। अब माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर? झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? ज़रूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। अब झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। अब झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी और तुम्हें आँख बंद करके उसे पहचानना होगा। अब झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा। एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, स्वाद का एक गहरा संबंध हमारी नाक से भी है। आपने अक्सर देखा होगा, जब हमें सर्दी हो जाती है तब क्या होता है, खाने का उतना अच्छा स्वाद नहीं आता, है ना। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको भी अलग अलग प्रकार के भोजन खाना तो बहुत पसंद होंगे, है ना। कई ऐसी सब्जियां होंगी जो आपको खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, स्वादिष्ट। ऐसा लगता है ना कि रोज़ ही वही सब्जियां मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा, है ना। दिन के खाने में भी, रात के खाने में भी। कोई ना कोई नाश्ता भी आपको बहुत पसंद होगा। आप चाहते होंगे कि सुबह भी बस वही मिले और रात को भी बस वही मिले, है ना। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है खाने को लेकर के, है ना। ऐसे ही इस कहानी में जो झुम्पा बताया है, झुम्पा के बारे में बताया है, उसकी भी है। अब आगे है चर्चा करो और लिखो। हम आ गए हैं हमारे अध्याय के उस हिस्से पर जहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और आप तो जानते हैं कि भाई मुझे प्रश्नों के उत्तर देना बड़ा पसंद है, क्योंकि हम अध्याय समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तो प्रश्नों के उत्तर देना ऐसा जैसे कि हम चुटकी बजा के दे देंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे सामने। लिखा है चर्चा करो और लिखो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और लिखो उनके स्वाद। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरी मनपसंद की 5 चीज़ें। ध्यान से सुनिएगा।
मुझे इडली सांभर खाना बहुत पसंद है। उसका स्वाद कैसा आता है? मसालेदार, चटपटा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन। इसके बाद मुझे पसंद है समोसा, एकदम मसालेदार और नमकीन और थोड़ा तीखा भी। फिर मुझे पसंद है रसगुल्ला, एकदम मीठा, मुझे बड़ा पसंद है। इसके बाद अगर मैं फल की बात करूं तो फलों में मुझे आम बहुत पसंद है, संतरा भी बहुत पसंद है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, है ना? जैसे कि आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है, ठीक है? ये सब भी आप यहाँ पर बता सकते हैं और उनका स्वाद तो ज़रूर बताना। आप अच्छे से उत्तर लिखने के लिए एक तालिका भी बना सकते हैं। भाई एक कॉलम में एक तरफ आपने लिख दिए अपनी मनपसंद चीज़ों के नाम और दूसरी तरफ लिख दिए उनसे आने वाला स्वाद, है ना? ठीक है, तो आप अपना उत्तर लिख लेंगे, मैं जानता हूँ। अब अगला प्रश्न है, तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? और दोनों के लिए जवाब देना है क्यों में। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं मेरी बात करूं तो भाई मुझे तो अलग अलग तरह के स्वाद पसंद है। हाँ, ये बात और है कि लगभग हर प्रकार का मीठा मुझे बड़ा पसंद आता है, ठीक है ना? अब अलग अलग स्वाद क्यों पसंद है अगर कोई पूछे तो मैं ये जवाब दूंगा कि भाई एक ही प्रकार का स्वाद चख चख के मेरे लिए तो फिर वो स्वाद बोरियत भरा हो जाएगा, है ना? अच्छा नहीं लगेगा मुझे, मैं ऊब जाऊंगा उससे, है कि नहीं? ठीक है, आप अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद आगे एक और प्रश्न है कि झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई, है ना? क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ भाई, बिल्कुल पता चल सकता है, क्योंकि जिसकी बूंदें चखाई हैं वो है नींबू की बूंदें, है ना, नींबू के रस की, और वो होता है खट्टा खट्टा, बहुत खट्टा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ खट्टी होती है उसकी सिर्फ कुछ ही बूंद काफ़ी होती है उसके स्वाद का पता लगाने के लिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। आगे एक और प्रश्न है, इसमें लिखा है, अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? और अगर हाँ तो कैसे? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। खाने की अगर कोई चीज़ है तो उसे बिना चबाए और यहाँ तक कि बिना हाथ लगाए भी बता सकते हैं कई बार कि वो क्या है। कैसे? उसकी खुशबू से, उसके स्वाद से, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या प्रश्न दिए हैं। एक और प्रश्न है कि खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ है जो तुम बिना देखे, चखे और केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि खेल में ना झुम्पा ने मछली को इस तरह से पहचाना क्योंकि मछली की आ रही थी सुगंध, है ना? और मछली को तो बिना देखे, बिना चखे, केवल सूंघ कर पहचाना जा सकता है कि नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे है, क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? अब बताओ कि वो ऐसा क्यों कहते होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि गंध ही नहीं आएगी। जब गंध नहीं आएगी तो दवा के बारे में पता नहीं चलेगा, हो सकता है उसका बहुत हद तक स्वाद भी कम लगे, है कि नहीं? खाने की सुगंध पर भी तो भाई खाने का स्वाद निर्भर करता है कि नहीं, है ना? तो इसी वजह से कहा गया। अब आगे लिखा है कि आंख बंद करके स्वाद पहचानो। यहाँ पे क्या लिखा है कि अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो। क्या पूछो? स्वाद कैसा था, खाने की चीज़ क्या थी। सबसे पहले तो भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसका उत्तर आप अपने अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे जो मैंने चीज़ चखाई थी उसका स्वाद था बहुत ही मीठा, क्योंकि खाने की चीज़ था रसगुल्ला, है ना? इसके बाद में है, जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बाई या दाई तरफ? तो मैं आपको बता दूं, आगे के हिस्से में, ठीक है? फिर आगे लिखा है, तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखना है।
तो भाई अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपको कौन से हिस्से में क्या कौन सा स्वाद ज़्यादा लगा, ठीक है। अब इसके आगे लिखा है, कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, होठ, तालू, जीभ के नीचे, क्या कहीं और भी स्वाद का पता चलता है? इस बात का जवाब देना है। तो मैं आपको बताता हूँ, स्वाद का पता तो सिर्फ जीभ पर ही चलता है। चाहे आप उसे कहीं भी रख लीजिए, आपको स्वाद का पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे है कि जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो, क्या कुछ स्वाद आया? सोचो, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो मैं आपको बता दूं, कोई स्वाद नहीं आया, क्योंकि जीभ पर क्या नहीं है? लार नहीं है। लार जो है ना, भोजन में मिलता है, तभी भोजन का स्वाद हमें पता चलता है। अगर वो भोजन में ना मिले तो हमें स्वाद पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे लिखा है, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? तो हाँ, मेरी जीभ पर तो मुझे दिखाई दिए थे, ठीक है ना। अब आगे है, बताओ, अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो भाई बिल्कुल बात तो ठीक है। अब तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? कैसे पता चलेगा कि इसका स्वाद क्या है? तो भाई सबका स्वाद अलग अलग है कि नहीं। अगर कोई हमसे पूछे कि टमाटर कैसा लगा, तो भाई वो तो खट्टा लगता है ना। प्याज का पूछेगा तो ऐसे कच्चा खाने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा कड़वाहट से भरा लगेगा, है ना। सौंफ की बात करेंगे तो सौंफ हल्की सी मीठी मीठी लगती है ना। और लौंग की बात करेंगे तो लौंग एकदम तेज तेज लगती है ना। ठीक है, इसके बाद में लिखा है, स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोच कर बनाओ। तो अब ये काम आपको करना है, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा? तो उसने ज़रूर खाया होगा कुछ ऐसा जिसमें मिर्च होगी, यानी तीखा स्वाद होगा, ठीक है ना। इसके बाद है, तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ें निकालो, है कि नहीं। तो भाई अब आवाज़ें तो आप स्वयं ही निकाल सकते हैं, है ना। और ये प्रश्न अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। ये काम भी आप स्वयं ही कीजिएगा। इसके बाद लिखा है, चबा कर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में ये गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो, ठीक है। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर उसे निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में जो स्वाद आया उसमें कोई बदलाव आया? तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि चबाने से स्वाद में कोई ख़ास बदलाव आता है। फिर लिखा, अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ। समझ रहे हैं आप? 32 बार चबाना है और फिर बताना है कि क्या, अब बताओ, स्वाद में कोई बदलाव आया देर तक चबाने से? तो हाँ, देर तक चबाने की वजह से क्या हुआ, अब वही भोजन थोड़ा सा मीठा सा लगने लगा है, ठीक है। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि वो मीठा लगने लगा। फिर आगे है, चर्चा करो। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे, खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक बार पूछा था अपने पिताजी से। वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि खाना धीरे खाओ और चबा चबा कर खाओ, क्योंकि खाना जो होता है ना, उसको पचाना भी होता है हमारे शरीर को, है कि नहीं। तो पचाने के लिए उसे चबाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आगे लिखा है, जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे कि अमरूद यानी जाम खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे बदलाव आते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब हम जाम को खाते हैं ना, तो पहले तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है कि नहीं, सख्त लगता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो मुलायम होता है और हमें मीठा लगने लगता है। ये अलग बात है कि शुरुआत में वो हमें हल्का सा कड़वा भी लगता है ना। ठीक है, फिर लिखा है, जब तुम कोई सख्त चीज़
सॉरी, ये वाला हो गया है। फिर आगे है, हाँ, सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी, है ना, ये प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि लार जब खाने में मिलती है तो हमें स्वाद आता है पहले तो, है ना। भोजन को वो नरम बना देती है और मीठा भी कर देती है, और उसके बाद में डाइजेशन में भी हेल्प करती है, यानी पाचन में भी सहायता करती है कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दिल की बात। तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन में बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग है ना? तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि खाना जो है ना, वो हमारे मुंह से होते हुए धीरे धीरे करके हमारे पेट तक पहुंच जाता है कि नहीं। और हमारा जो साथी है, जो हमारा दोस्त है, भाई उसका और हमारा चित्र इस विषय में अलग कैसे हो सकता है? वो भी तो हमारी तरह मुंह से ही खाता है, शरीर भी हमारी ही तरह है ना, इंसान है, ठीक है। तो उसका भी चित्र एक जैसा होगा इस विषय पे। आगे लिखा है चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए तो सुना है कि भाई मेरे पेट में तो बहुत ज़ोर से चूहे कूद रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेट में चूहे भला कहाँ से जाएंगे, है ना। तो वो तो नहीं कूदते। लेकिन भूख जब हमें लगती है ना, तो कुछ हलचल होती है हमारे पेट में, और ऐसा होने की वजह से हम ऐसा कह देते हैं कि भाई चूहे कूद रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि एक तरह का मुहावरा है। इसका मतलब ही होता है कि भाई अब तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, ठीक है ना। इसके बाद आगे लिखा है तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? तो यही जो मैंने अभी आपको बताया कि पेट में हलचल होती है, उससे पता चल जाता है कि अब हमें भूख लग गई है। सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाओगे तो क्या होगा? तो मैं आपको बताऊं, 2 दिनों तक कुछ भी नहीं खाने से हम बीमार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। क्या तुम 2 दिन तक बिना पानी पिए बिना रह सकते हो, पानी के बिना? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन नहीं, हम एक भी दिन पानी के बिना नहीं रह सकते मेरे दोस्त, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत सहायता करता है। आपको पता है जो पानी हम पीते हैं ना, वो शरीर के कई सारे ऐसे काम हैं जिनमें हेल्प करता है, डाइजेशन में यानी पाचन में, उत्सर्जन में, और भी बहुत कुछ। और शरीर का ज़्यादातर पानी तो मूत्र के रूप में यानी टॉयलेट के रूप में और पसीने के द्वारा शरीर से अपने आप बाहर निकल जाता है, निकाल दिया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना, ठीक है। अब यहाँ लिखा है भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है, जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ, जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है, मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। सब अपना अलग अलग अनुभव बता रहे हैं कि भूख लगती है तो लोग क्या क्या करते हैं, है ना। अब यहाँ लिखा है नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है हमारे जानने लायक। यहाँ लिखा है कि नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उससे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमज़ोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। समझ गए? अब आगे लिखा है बताओ और चर्चा करो। इसमें क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो उल्टी दस्त होने पर यह घोल आखिर क्यों देते होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जब हमें उल्टी होती है कि या किसी को उल्टी होती है तो शरीर के अंदर से ना नमक और चीनी, इसके साथ में पानी, ये सब निकल जाता है
और इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये घोल दिया जाता है। ठीक है, अब आगे लिखा है, क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? अगर हाँ तो कहाँ? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में ग्लूकोज का एक डब्बा है, वहाँ मैंने ग्लूकोज शब्द लिखा हुआ देखा भी है और पढ़ा भी है, और कई बार अपने घर वालों को और ख़ुद को बोलते हुए सुना भी है, और इतना ही नहीं, मैंने चखा भी है। ठीक है ना। इसके अलावा तो कई सारे टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं, उनमें भी मैंने देखा और सुना है। फिर आगे लिखा है, क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तो ग्लूकोज चखा है, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है और मीठा भी लगता है। ठीक है, और साथियों को आप ज़रूर बताइएगा ये बात। फिर आगे लिखा है, क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। तो एक बार मुझे उल्टी दस्त हो गए थे, तो मुझे ही ग्लूकोज चढ़ाया गया था, ठीक उसी तरह जैसे नीतू को चढ़ाया है। ठीक है ना। इसके बाद लिखा है, नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो, वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? देखिए, जब भी हम खेलते हैं ना, तो उसमें होती है बहुत सारी मस्ती, दौड़ भाग, और ऐसे में मेहनत करने की वजह से निकल जाता है बहुत सारा पसीना। इससे आती है कमज़ोरी, और इसीलिए खेलते हुए ग्लूकोज हमेशा पीते रहना चाहिए। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है, चित्र देखकर बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया। तो ये तो आप चित्र देखिएगा और बताइएगा। ये तो आप बता ही सकते हैं, है ना, कि भाई सुई लगाई थी, है ना, लिटाया गया था, फिर उसके बाद उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया था। अब आगे है कहानी खिड़की वाले पेट की। चलिए सुनते हैं क्या है। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल। बातें जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले। क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेघ भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की। कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। ये कविता राजेश उत्साही के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब समझिए कहानी पेट में झांका और जाना भेद। ध्यान से सुनाता हूँ, समझिएगा। हमने कविता में अभी जिस फौजी के बारे में पढ़ा, वह सन 1822 में यानी 1822 में 18 साल का था और बहुत ही तंदुरुस्त था, यानी फिट था एकदम। और जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। अब डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का जो छेद था, जो गोली से हो गया था, वो नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का ये अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी नहीं करते रहे और उनकी शादी भी हुई। मतलब कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं, उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने ये देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए
और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी? इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आम तौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली। डॉक्टर बोमन की तालिका देखो। खाने की चीज़ और पचने में लगा समय और गिलास के पाचक रस में भी दिया है। बात करें कच्चे दूध की तो पेट में 2 घंटे 15 मिनट लगे पचने में और गिलास के पाचक रस में उसे 4 घंटे 45 मिनट लगे। उबला दूध की बात करें तो पेट में 2 घंटे में पच गया और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट लगे। पूरी तरह से उबले हुए अंडे की बात करें तो 3 घंटे लगे, 3 घंटे 30 मिनट और गिलास में 8 घंटे। कम उबला अंडा रखा तो 3 घंटे लगे पेट में और 6 घंटे 30 मिनट लगे गिलास के पाचक रस में। कच्चा अंडा रखा फेंटा हुआ तो 2 घंटे में पच गया और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में। अब कच्चा अंडा रख दिया बिना फेंटे तो 1 घंटा 30 मिनट लगा और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे। कहो अब क्या सोचते हो, है कुछ फ़ायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता और हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस यानी एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीन की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? अनीता रामपाल, चकमक, अगस्त 1985। अब देखो, सोचो और चर्चा करो। अगर अगर डॉक्टर बोमोंट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते और उन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ कि क्या नतीजे निकलते, है ना? तो देखो, मैं अगर आपको बताता हूँ कि अगर मुझे आज के समय में डॉक्टर बोमोंट की जगह रहना हो, है ना, तो मैं वर्तमान में इंटरनेट का प्रयोग कर सकता हूँ, मोबाइल का, और उसमें पता कर सकता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या किया जा सकता है ना? इसके बाद में आगे लिखा है सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए। नाम क्या है? रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी है, तुम भी पढ़ो। रश्मि के बारे में सबसे पहले रश्मि की बात करें तो उम्र है रश्मि की 5 साल, लेकिन लगती है 3 साल की। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है। अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। खेलने की ताकत भी नहीं होती। खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो उस दिन उसे बहुत मिल गया। अब कैलाश की बात करते हैं। उम्र 7 साल है। उम्र से बड़ा है। शरीर मोटा और थुलथुला है। पैरों में दर्द रहता है। फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। खाना, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक, बस यही भाता है उसे। ठीक है। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। अब समझिए, तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि रश्मि के परिवार की या रश्मि की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं, यानी वो गरीब है, ठीक है, और इसीलिए वो पूरे दिन में
लगभग एक रोटी या उससे कम खा पाती है, थोड़ा बहुत चावल उससे मिल जाता है। ठीक है। फिर आगे लिखा है, क्या कैलाश को खेलकूद में दिलचस्पी होगी? तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमने चित्र में देखा कैलाश कैसा है, मोटा है और आलसी भी है ना। तो इसीलिए क्या है कि उसे इस खेल कूद में बिल्कुल भी रुचि नहीं होगी। ठीक है। फिर आगे लिखा है कि सही खाने से तुम क्या समझते हो? तो मैं आपको बता दूं कि सही खाना वही है जिससे शरीर को कोई नुकसान ना हो और शरीर को कोई कमज़ोरी ना मिले, यानी सही मात्रा में पोषण मिले, वो सही खाना है। ठीक है। फिर आगे है, तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर रश्मि की बात करें तो वो कम खाना खाती है, उसे थोड़ा ज़्यादा पोषण वाला खाना खाना चाहिए। और अगर बात करें कैलाश की तो वो क्वांटिटी यानी मात्रा में अधिक खाना खाता है, और ऐसा जो कि बाज़ार का है, जैसे बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह वगैरह, दोनों ही बिल्कुल ठीक नहीं है ना। ठीक है। अब आगे है, पता करो। दादा दादी से पूछो। क्या पूछो? कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना? तो मैंने पूछा था, उन्होंने जवाब दिया कि वो बहुत सारी सब्जियां, हरी हरी, और दाल, चावल और फलों के बारे में तो उन्होंने ये बताया कि वो जब भी खाते थे ताज़े खाते थे और दूध भी पिया करते थे। लंबी लंबी दूर तक के पैदल चलना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और सामान खरीदने के लिए उन्हें बाहर खुद जाना पड़ता था। स्कूल वो बस से, साइकिल से, पैदल जाया करते थे। और ये भी बताया कि टीवी, कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ उस समय उनके पास में नहीं थी, और शारीरिक मेहनत वो अधिक करते थे। ठीक है। और अगर आज बात करें तो हम ठीक इसका उल्टा करते हैं, शारीरिक मेहनत नहीं करते, टीवी, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर अपना सारा समय बिता देते हैं, है कि नहीं? ठीक है। आगे लिखा है कि अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और काम करते हो, तो मैंने आपको भी बताया है ना कि हम ऐसा कुछ नहीं करते, उनके विपरीत करते हैं। क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें, बातें बड़ों जैसी हैं या उनसे अलग? तो हमारे द्वारा की गई चीज़ें, बातें बड़ों से अलग है। ठीक है। इसके बाद लिखा है, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता, और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार भी है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के हो जाते हैं शिकार। अब सोचो और चर्चा करो। किस बारे में? क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे पूरा दिन भरपेट भोजन न मिलता हो, और ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पड़ोस में समझ लीजिए एक बच्चे को देखा था। उसे ना पहले दिन भर कुछ खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि उसके माँ बाप जो हैं वो मज़दूरी किया करते थे। ठीक है ना। तो इस वजह से वो कुपोषित था। इसके बाद आगे लिखा है, तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को भुखमरी का शिकार क्यों होना पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि लोगों को ना भुखमरी का शिकार इसलिए होना पड़ता है क्योंकि उनके पास ना इतने पैसे नहीं होते, वो होते हैं गरीब और ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, इस वजह से। आगे लिखा है, बहुत समय तक भरपेट भोजन न मिलने पर हमें स्वास्थ्य संबंधी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर बहुत समय तक भोजन नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि हमें धीरे धीरे कमज़ोरी आने लगेगी, है ना, हम बीमार पड़ने लगेंगे, और फिर उससे हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ने लगेगा। फिर आगे है, खेतों का अनाज मंडियों के बाद कहाँ जाता है? तो खेतों का अनाज जाता है मंडी, और वहाँ से चला जाता है दुकानों पर। ठीक है। जहाँ से वो फिर बाज़ार में बिकता है। फिर आगे लिखा है, क्या तुमने मंडियों या गोदामों में अनाज के भारी नुकसान जैसी खबरें पढ़ी या सुनी है? अब मंडियों या गोदामों में बड़े पैमाने पर अनाज की बर्बादी की खबरों को इकट्ठा करो और पढ़ो। तो देखिए, ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। ठीक है ना। बाकी मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।